Yeah. Good morning to all. Welcome in today's Sustainable Studies session. I am Siddharth Ingre, General Manager of Green Yatra and botanist by profession. So, the reason behind to take a session on this topic is there are lots of uh, confusion between student after completing their graduation, after completing their post graduation. So we thought कि एक ऐसा सेशन कंडक्ट किया जाए कि जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी एमएससी कि व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज वी हैव नॉर्मली व्हाट हैपन इज कि एजुकेशन खत्म होने के बाद हमें पता है कि हमने अगर बीएससी किया है then we have to do MSc, then we have to crack NET, SET, GATE, and other examination, and final destination will be lecturer. But जैसा मैंने भी रियलाइज किया है और एक फैक्ट है कि सारे ही लोग प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं. समटाइम गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकालती है प्रॉपरली, जितनी निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकलती है, या फिर बहुत सारे चीजें होती है जिससे हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जो हमने सोच के रखा है. सो एक ऐसा माइंडसेट बन गया है हमारा कि बीएससी के बाद एमएससी करना है, एमएससी के बाद फिर नेट सेट करके जीआरएफ करके या फिर लेक्चरर ही बनना है, और सबको लगता है कि वही एक सस्टेनेबल ऑप्शन हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग द एमएससी. बट मुझे लगता है कि वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. So, for example, I have completed my graduation in agriculture and post graduation in botany, and I did research on edible fungus on mushroom. बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट कि ट्रेडिशनल जो हम करियर सेट सोचते हैं या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज सोचते हैं, उससे ज्यादा बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जिसमें हमारा पैशन हो, हमारा इंटरेस्ट हो. सो मेरा खुद का पैशन था ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन. सो आई थॉट ऐसी कोई फील्ड हो सकती है क्या कि जहाँ पे मैं मेरा जो भी पैशन है उसके साथ में काम कर सकूँ. तो आई विल एंजॉय दैट वर्क. एंड उसके बाद 2015 से 2014-15 से मैंने एनजीओ सेक्टर में काम करना स्टार्ट किया. आई हैव वर्कड ऑन लॉट्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, लॉट्स ऑफ रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स. आई हैव प्लांटेड मेनी मियावाकी फॉरेस्ट, एंड आई रियलाइज दैट कि ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, बस वो थोड़ा सा हमें ढूंढना है प्रॉपरली, वहां तक हमें पहुंचना है. और अगर वो अपॉर्चुनिटीज हम क्रैक करते हैं तो बहुत सारी, जब हम काम करेंगे तो बहुत सारा सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा. और जो हम लाइफ में चाहते थे, रियलाइजेशन जो हमें होता है कि यस, बॉटनी करने के बाद हमें इन्वायरमेंट के लिए काम करना है, कंजर्वेशन के लिए काम करना है, तो वो एक्चुअली हम कर सकते हैं. बस इतनी चीज है कि हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी थोड़ा ढूंढना चाहिए. तो जैसे मैंने कहा कि बीएससी एमएससी के बाद मोस्ट ऑफ द नियर अबाउट 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि चलिए अभी नेट से क्रैक करके हम लेक्चररशिप करते हैं या फिर प्रोफेसर बनते हैं. बट वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और एक माइंडसेट हमारा ऐसा बन गया जैसा वो रेस का जो घोड़ा होता है, उसको दोनों तरफ कुछ ये लगा दिया जाता है कि बस उसको सामने ही फोकस करना है, बस एक ही चीज को फोकस करना है, वहां तक ही जाना है. बट उसके सिवा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में जहाँ पे हम अच्छा करियर सेट कर सकते हैं, करियर को ग्रो कर सकते हैं. उसमें से एक है एनजीओ. सो इसीलिए सोचा कि चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी जब मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया था कि अभी क्या करें. मेरे सामने और मेरे जो भी बैचमेट्स हैं, हम सब ये सोचते थे कि आगे करियर किस में करना चाहिए, क्योंकि सब तो प्रोफेसर नहीं बन सकते, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है. दैट टाइम आई सिलेक्टेड एनजीओ फील्ड, आई सिलेक्टेड कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन फील्ड. और अभी नियर अबाउट 8 years से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ. आई फील वेरी सेटिस्फाइड कि जो मैं चाहता था आफ्टर एजुकेशन, जो मेरा एम था, वो मैं यहाँ पे पूरा कर पा रहा हूँ. सो ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन फील्ड. ओके, सो आई विल नॉट गो वेरी डीप एंड वेरी टेक्निकली. मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है उस पर ही हम बात करें, ज्यादा टेक्निकल बात करने से अच्छा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन. तो सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ. कंजर्वेशन मीन्स जो चीज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, जो चीज हमारे पास है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन फॉरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव फॉरेस्ट ऑन 100 acres. 100 एकड़ पे हमारे पास फॉरेस्ट है. उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें कंजर्व करना है. जिस परिस्थिति में आज हुए, जिस कंडीशन में आज हुए, उसी को हमें कंटिन्यू करना है और उसको प्रोटेक्शन करना है. दिस इज अ कंजर्वेशन बेसिकली. जो फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग है हमारे पास उसको. एंड व्हाट इज द रिस्टोरेशन. रिस्टोरेशन सिंपली सा ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 साल पहले या 10 साल पहले एक फॉरेस्ट था. वो फॉरेस्ट किसी रीजन की वजह से, किसी कारणवश वो फॉरेस्ट कट हो गया, डिग्रेड हो गया, टूट गया या फिर काटा गया. उसको फिर से वहां पे लगाना. सो ब्रिंगिंग बैक दैट ओरिजिनल इकोसिस्टम
ऑन दैट एग्जिस्टिंग प्लेस जहाँ पे वो पहले था, वहां पे उसको रिस्टोर करना और उसको मैनेज करना। सो ये आता है रिस्टोरेशन में। तो मुझे आपको ये बताना जरूरी लगता है कि व्हाई शुड वी कंजर्व एंड रिस्टोर द और इन्वायरमेंट, क्या जरूरत है कि हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करना है। अभी सबको पता है कि ऑक्सीजन सबको चाहिए, सबको जो भी सर्विसेज है, इकोसिस्टम सर्विसेज है जो प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, नेचर प्रोवाइड करते हैं, वो सबको चाहिए। बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि हमें ये क्यों करना है और ये क्यों इमरजेंसी है। अभी कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन करना इट्स इमरजेंसी, इट्स नॉट जस्ट कि अभी चलो प्लांटेशन कर दिया और करना है तो कर दिया, इट्स इमरजेंसी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दिल्ली ग्रीन्स नाम की एक एनजीओ है जो दिल्ली से वर्क करती है, एंड बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे रिसर्च वो कंडक्ट करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे इन्वायरमेंट रिलेटेड। एंड उन्होंने एक रिसर्च किया कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन डे ऑक्सीजन फॉर वन ह्यूमन बीइंग। सो आप शायद ये नंबर सुन के थोड़ा शॉक हो जाओगे कि एज पर देयर रिसर्च एक इंसान को एक दिन का ऑक्सीजन की अगर कीमत हम निकाले, कैलकुलेट करें, तो वो होता है 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपीज। सो यू कैन इमेजिन वी आर टेकिंग 13 लाख रुपीज ऑफ ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम नेचर, और ये मैं बस एक दिन की बात कर रहा हूँ। सो इमेजिन कीजिए अगर यही हमें परचेस करना हो, सो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू परचेस? आई डोंट थिंक सो, डेफिनेटली नॉट, वी कांट परचेस दिस टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि 13 लाख एक दिन में देना इट्स नथिंग, मतलब इट्स इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। सो नेचर हमें बहुत सारी जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, जैसा कि अगर हम वाटर बोले, ऑक्सीजन बोले, और बहुत सारे मिनरल्स है और बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है। वी आर गेटिंग दैट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर एब्सोल्युटली फ्री। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हम फ्री में ले रहे हैं ये इतनी कॉस्टली है, इतनी कॉस्टली कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, but still we are getting these things from nature absolutely free. So that is our social, educational and moral responsibility to conserve our natural resources, to conserve and restore our forest, to conserve or restore our environment. That's why environment playing very important role. Another example मैं आपको देना चाहूंगा कि एग्जाम्पल एक सपोज कीजिए कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो और आपके घर में एक छोटा सा बेबी है एंड ही स्मोकिंग। एक दिन में वो 10 सिगरेट, 12 सिगरेट, 5 सिगरेट पी रहा है। सो अगर आप ये इमेजिन करोगे तो बहुत ही मतलब बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग से लंग्स डिसीज होते हैं, बहुत सारे डिसीज होते हैं, बट इट्स हैपनिंग इनडायरेक्टली। बिकॉज जो एयर क्वालिटी है हमारा वो इतना डिग्रेड हो गया है। अगर हम मुंबई, दिल्ली और जो बड़े शहर है उनकी बात करें तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आगे जाता है। आइडियली एयर क्वालिटी इंडेक्स शुड बी अराउंड 100 और उससे कम होना चाहिए। अगर एक अच्छी हमें ब्रीदेबल एयर अगर चाहिए उससे कम होनी चाहिए, 100 से कम, या मैक्सिमम 100 तक हो सकती है। बट मुंबई, पुणे या फिर जो बड़ी सिटीज है, दिल्ली जैसी सिटीज है, वहां पे एयर क्वालिटी 300 400 के आगे जा रहा है। सो इनडायरेक्टली वी आर टेकिंग टॉक्सिन्स इनसाइड अस, हम पॉइजन ले रहे हैं और हमारे साथ बच्चे भी पॉइजन ले रहे हैं। अभी अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च किया तो आपको ये भी पता चलेगा कि दिल्ली में बच्चे लंग डिसीज के साथ जन्म ले रहे हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हमारे सामने है। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस इज अ इमरजेंसी, दिस इज नॉट जस्ट कि चलो अभी करना है करना है, दिस इज अ इमरजेंसी। एंड द गुड थिंग इज दैट कि मे बी 5 साल पहले, 10 साल पहले इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे इतना फोकस नहीं था, बट अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज इस पे कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पे कर रहे हैं। एंड स्लोली स्लोली वी आर वर्किंग टू रिस्टोर और इकोसिस्टम, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अभी हम काम कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि बस गवर्नमेंट या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर एनजीओ है या फिर कॉर्पोरेट्स है, बस ये इनका ही काम नहीं है, ये हमारा एक मोरल ड्यूटी भी है कि हमें हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसका रक्षण हमें करना है। बिकॉज जो इकोसिस्टम सर्विसेज हम ले रहे हैं वो हमें एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं और उसका कॉस्ट हम कभी भी बेयर नहीं कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक हेल्दी लाइफ चाहिए होगी तो हमें हमारा एयर क्वालिटी अच्छे से इंप्रूव करना होगा। सो इट्स जस्ट बेसिकली कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन का एक छोटा सा हमने डिफरेंस समझ लिया एक लेमैन लैंग्वेज में। सो जो आज का मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं कि ओके, सो व्हाई रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, सो वी आर मेकिंग अवर होम्स, हम सीमेंट कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं अर्बन एरियाज में। एंड जो बर्ड्स के घोंसले थे, जो पक्षी यहाँ पे रहते थे, अर्बन बायोडाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा लॉस हो रहा है। बिकॉज हम जो कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, दैट कंस्ट्रक्शन इज नॉट सस्टेनेबल।
हम सस्टेनेबल वे से अगर कंस्ट्रक्शन करें तो मे बी अर्बन बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। बट आज जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो एक टाइप है या फिर जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ सस्टेनेबल। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अर्बन एरियाज में जो हम पक्षी देखते थे पहले, जो स्पैरोज वगैरह होते, पक्षी होते थे, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, वो एक दूसरे को आवाज से कम्युनिकेट करते हैं। बट अभी करंटली सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ज्यादा मास कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन का जो माध्यम था, जो ये था, वो बस आवाज थी। सो अभी कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि उनकी जो आवाज है वो ज्यादा लाउड हो रही है अभी, वो ज्यादा लाउडली चिल्ला रहे हैं, ज्यादा लाउडली वो एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ये चेंजेस वो खुद में डेवलप कर रहे हैं ड्यू टू दिस अर्बनाइजेशन एंड ऑल थिंग। तो डेफिनेटली अर्बन बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि इस प्लैनेट अर्थ पे 8.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है नेचर से नेचुरल रिसोर्सेस लेते हैं एंड पॉजिटिवली इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। बस ह्यूमन बीइंग, हम इंसान ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस 8.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म में से, कि जो बस नेचर से रिसोर्सेस लेते जा रहा है, बट वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग पॉजिटिव टू नेचर। हम क्या दे रहे हैं? हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हम ऐसी नेचर को दे रहे हैं कि जिससे नेचुरल इकोसिस्टम हमारा लॉस हो रहा है। सेकेंड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो भी हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉइल इरोजन जो हमारा हो रहा है, वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स यूज करके जो एग्रीकल्चर लैंड एक्टिविटी हम खत्म कर रहे हैं। देन डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज 10 साल पहले ये शब्द थोड़ा सा फैंसी लगता, क्लाइमेट चेंज सबके घर तक आ गया है। हम सब क्लाइमेट चेंज के शिकार होते जा रहे हैं, और हमें दिख रहा है कि जो जो नेचर का पैटर्न है वो पैटर्न बदलते जा रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में जितनी बर्फ होनी चाहिए थी उतनी बर्फ नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें हो रही है, जहाँ पे पहले बर्फ गिरता था वहां पे अभी सन ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। सो ये जो क्लाइमेट चेंज जो एक्टिविटीज हो रही है, ये सब इसलिए हो रहा है कि जो पोल्यूशन लेवल हम कर रहे हैं या फिर जो डिग्रेडेशन हम कर रहे हैं, ये वन ऑर्गेनिज्म जो मैंने बोला, जो कि हम खुद है ह्यूमन बीइंग, सो इनकी वजह से ये सारा डिग्रेडेशन हो रहा है। सस्टेनेबल जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि अगर क्लाइमेट ही हमें अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें। विदाउट हेल्थ मुझे लगता है कि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तो बाकी सारी चीजें मुझे लगता है सेकेंडरी है। ओके, सो आज के टॉपिक पे आते हैं। ये सारी बातें तो हम हमेशा करते हैं कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड दैट एंड दैट। सो आज के टॉपिक पे आते हैं कि जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमें इस सेक्टर में, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन सेक्टर में, कहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, हमें कहाँ पे आउटरीच करना होगा, क्या स्टेप्स हमें लेनी होंगे। तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि क्या स्किल्स हमें चाहिए इस सेक्टर में काम करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेक्टर में हमें करियर करना है या फिर हम अगर लॉन्ग टर्म करियर का किसी सेक्टर में देख रहे हैं, तो सबसे पहला तो होता है इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल स्किल्स हमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बीएससी बॉटनी किया या एमएससी बॉटनी किया, एमएससी जूलॉजी किया, एमएससी फॉरेस्ट्री किया, XYZ, अगर हम कोई भी कोर्स करते हैं, तो उसका टेक्निकल नॉलेज हमें होना चाहिए। बहुत सारी बार जब हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं एंड जब हम मास्टर्स लोगों से पूछते हैं, अगर किसी ने मास्टर्स ऑफ बॉटनी किया है, जब हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉटनी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते प्रॉपरली कि बॉटनी क्या है, उसमें क्या क्या सेगमेंट होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जिस सेक्टर में हमने स्टडी की है उस सेक्टर का डीप नॉलेज हमें होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज अगर हमें होना चाहिए। अगर हम खुद को मास्टर बोलते हैं कोई पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसका डिटेल नॉलेज हमें होना ही चाहिए। ये प्राइमरी चीज होती है, ये प्राइमरी स्किल होती है कि कोई भी एजुकेशन के बाद आपको उस स्ट्रीम का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। सेकंड है सॉफ्ट स्किल्स हमें होनी चाहिए, जैसा कि हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन आना चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल्स हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। तो जनरल है ये, अगर कोई भी फील्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप करना होता है। एंड थर्ड इज अ मैनेजमेंट स्किल। अगर आपको कोई अफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट मिलता है या रिफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट मिलता है या फिर इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिलता है, तो उस प्रोजेक्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, प्लांट मैनेजमेंट, प्लांटेशन मेथोडोलॉजीज मैनेजमेंट, इन सारी चीजों में आपको मैनेजमेंट स्किल लगती है। सो ये हो गया टेक्निकल सॉफ्ट स्किल और मैनेजमेंट स्किल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो मुझे लगती है एज पर माय ओपिनियन, कि पैशन। विदाउट पैशन यू कांट वर्क इन दिस कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन फील्ड। क्योंकि ऐसा देखा गया और ऐसा होता है नॉर्मली कि जो लोग पैशन के साथ नहीं आते हैं, कुछ समय वो इस फील्ड में काम करते हैं और बाद में वो काम नहीं कर पाते हैं। बट जो लोग पैशन कैरी करके इस फील्ड में आते हैं, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक इस फील्ड में काम करते हैं, और वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो सोसाइटी के लिए, वो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है।
सो पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एज पर माई ओपिनियन, कि अगर आपको कंजर्वेशन में, रिस्टोरेशन में या फिर कोई और जगह भी अगर आपको करियर डेवलप करना है तो आपको पैशनेट होना चाहिए, आपका पैशन उस चीज में होना चाहिए, आपको पैशनेटली वो काम करना है, तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे प्लस आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी. सो दीज आर द बेसिक स्किल्स वी रिक्वायर्ड. ओके, सो ओके, सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है. सो नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी, एमएससी और जो भी लाइफ साइंस के हम कोर्स करते हैं, तो एक ट्रेडिशनल वे में हम आगे करियर करने की सोचते हैं. बट उससे अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन की है कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट बोलकर कुछ पोजीशंस होती है, और वो पोजीशन कहाँ होती है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे. सो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन स्पेशलिस्ट क्या करता है कि फोकस करता है रिस्टोरिंग इकोसिस्टम टू देयर नेचुरल स्टेट थ्रू प्लांटिंग, हैबिटेट रिकंस्ट्रक्शन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट. एंड सम कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन स्पेशलिस्ट की कि साइट असेसमेंट करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस करना प्रॉपर्ली, उसके शेड्यूल्स बनाना, सो प्रॉपर वो प्रोजेक्ट को मैनेज करना, इकोलॉजिकल वे से उस पर्टिकुलर साइट को रिस्टोर करना. ये कुछ बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन स्पेशलिस्ट की. सेकेंड अपॉर्चुनिटी है इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट. अगर आप अभी गूगल करोगे और अगर आप टाइप करोगे कि इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट अपॉर्चुनिटी, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि ये जो एक गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है कि इस सेक्टर में लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है. ग्रोइंग सेक्टर है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस कर रहा है कि हम कैसे हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या है कि स्किल्ड पीपल की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल वे से करियर बनाने का कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैशनेट लोगों की स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरत है. सो ये जो गैप है जॉब का एंड पैशनेट पीपल का, ये कहीं तो कम करना पड़ेगा, और ये कम करने के लिए हमें ये अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए. जैसा हम देख रहे हैं कि सेकंड है इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट. सो इन्वायरमेंट कंसल्टेंट प्रोवाइड एक्सपर्टीज ऑन इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, environmental assessment and remediation strategies, works with the business, government agencies and non-profit organization NGOs to address various environmental challenges and comply with the various different regulations. सो जैसे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि यहाँ पे बस बॉटनी, जूलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, फॉरेस्टर लोगों की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं होता है. जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट में अलग अलग स्टेजेस होते हैं. सो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोगों की हमें जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी हमें इस प्रोजेक्ट में लगते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने में लगते हैं. सो आप सोचो कि लैंडस्केप आर्किटेक्ट का क्या रोल हो सकता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में. डेफिनेटली लैंडस्केप आर्किटेक्ट के जो मेजर रोल होते हैं कि डिजाइन एंड प्लान आउटडोर स्पेस विद फोकस ऑन इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्टोरेशन, integrate some natural elements and some ecosystem function into the urban and rural landscape to enhance the biodiversity of that local ecosystem. So landscape architect ये भी एक growing field है. most of the traditional way से architect किया जाता है, बट मुझे लगता है कि ये एक ग्रोइंग फील्ड हो सकती है आर्किटेक्ट लोगों के लिए भी, अगर वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट या फिर लैंडस्केप प्लानिंग की तरफ अगर बढ़े, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन, करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है. तो जब हम प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं उस समय हमें लैंडस्केप आर्किटेक्ट लगता है. फॉर एग्जांपल अगर हम 10 एकड़ पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाना होती है, वाटर कनेक्शंस कहाँ से जाएंगे, वाटर का फ्लो कैसा रहेगा, कौन से एरिया में कितना प्लांटेशन रहेगा, डेडिकेटेड एरिया कितना रहेगा, पब्लिक एम्यूनिटीज के लिए कितना स्पेस रखना है, प्लांटेशन के लिए कितना स्पेस रखना है, कौन से नेचुरल और सस्टेनेबल एलिमेंट उसमें ऐड करने हैं. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन सस्टेनेबल वे से नहीं हो रहा है, तो फिर लैंडस्केप आर्किटेक्ट आइडिया देते हैं कि हाँ इस प्रकार से हम ये मटेरियल यूज कर सकते हैं, ये मटेरियल यूज करने से सस्टेनेबल वे से हम काम कर पाएंगे, हमारा कार्बन इमिशन इससे कम होगा. सो ओवरऑल जो डिजाइन का जो पार्ट होता है, जो प्लान का जो पार्ट होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल लैंडस्केप आर्किटेक्ट करते हैं. तो जैसे ग्रीन यात्रा में 2 से 3 लैंडस्केप आर्किटेक्ट हमने हायर किए एंड वो बहुत ही अच्छी डिजाइन बनाते हैं. तो वो हेल्प करता है नीचे ग्राउंड टीम को, बॉटनिस्ट हो या फिर प्रोग्राम मैनेजर हो, उनको हेल्प करता है कि वो प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली उस तरह से इंप्लीमेंट हो. देन नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट मैनेजर. जैसा कि नाम में ही लिखा है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो ऐसे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है कि जो रिस्टोरेशन पर्पस सर्व करता हो. सो ओवरसीज रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम कंसेप्ट to completion, manage budget, timeline and teams and professional to ensure successful restoration outcome. So tree plantation is different and restoration is different. Most of the time what happen ना कि ट्री प्लांटेशन को इतना लाइट लिया जाता है या फिर इतना इजी समझा जाता है कि कोई भी पेड़ लोग कहीं पे भी लगाओ, बट ऐसा नहीं होता है.
रिस्टोरेशन इज वेरी साइंटिफिक टर्म। अगर आपको किसी जगह का रिस्टोरेशन करना है, अगर आपको किसी जगह पे प्रॉपर वहां पे नेटिव या फिर जो इकोलॉजी पहले एग्जिस्ट करती थी उसको ब्रिंग बैक करना है, तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें करना पड़ेगी। आपको वहां का सॉइल स्टाटा स्टडी करना पड़ेगा, आपको वहां पे प्री बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि 100 साल पहले, 50 साल पहले वहां पे कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी, उसको हम कैसा रिस्टोर करें, उसको रिस्टोर करने के क्या मेथोडोलॉजीज हो सकते हैं, कितने एल्टीट्यूड पे कौन सी स्पीसीज ग्रो करेगी, ये सारा साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ही आप रिस्टोरेशन कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट कोई डिग्रेडेड लैंड हमें मिल गया, कुछ पेड़ हमने ले लिए, वहां पे जेसीबी से गड्ढा किया और डाल दिया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इसके पीछे, रिस्टोरेशन के पीछे हमें एक प्री जो स्टडी होती है वो डिटेल में स्टडी करनी होती है, एंड उसके बाद ही हम प्रॉपर रिस्टोरेशन कोई जगह का कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली रिस्टोरेशन करने के लिए हमें ये तो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि उस जगह पे कौन सी स्पीसीज पहले एग्जिस्ट करती थी। अगर हमने गलत स्पीसीज या फिर कोई नॉन नेटिव स्पीसीज वहां पे इंट्रोड्यूस की, तो इनडायरेक्टली उस जगह का डिग्रेडेशन और ज्यादा बढ़ेगा। भले ही वहां पे ग्रीन कवर बढ़ेगा, बट जो डिग्रेडेशन रहेगा वहां पे, जो बायोडाइवर्सिटी रहेगी, वो उस हिसाब से नहीं डेवलप होगी जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ वेटलैंड साइंटिस्ट। डेफिनेटली अभी रिसेंटली कल परसों ही हमने वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया है। सो हम देखते हैं नॉर्मली कि सबको टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में पता होता है और सब टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी ट्री प्लांटेशन होते हैं। बट वेटलैंड हो गया, मैंग्रोव रिस्टोरेशन हो गया, जिसको हम ब्लू इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बोलते हैं, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो गया, ये चीजें भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है जितना टेरेस्ट्रियल प्लांटेशन कंट्रीब्यूट करता है। इवन मैंग्रोव तो 4 से 5 गुना ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं एज कम्पेयर टू अपना रेगुलर प्लांटेशन, टेरेस्ट्रियल प्लांटेशन। सो वेटलैंड, मैंग्रोव्स, देन ग्रासलैंड, ये इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप देखोगे तो वेटलैंड के अलग साइंटिस्ट होते हैं, मैंग्रोव्स के अलग साइंटिस्ट होते हैं, अलग टीम होते हैं, अलग उनका एक वर्क स्टाइल होता है। अगर हम वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड साइंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन असेसमेंट, रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम। He or she conducts field research, monitoring and habitat restoration activities to support wetland conservation efforts. So ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो मुझे लगता है कि आप आपका कंप्लीट एमएससी बीएससी कंप्लीट करने के बाद इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसा कि जब भी हम प्लांटेशन कोई प्रोजेक्ट करते हैं, सो प्लांटेशन प्रोजेक्ट करते समय हमें बॉटनिस्ट लगते हैं, जूलॉजिस्ट लगते हैं, कुछ और एक्सपर्ट लगते हैं, कुछ कंजर्वेशन फील्ड के मास्टर लोग लगते हैं। तो उसके बाद ही हम वो प्रोजेक्ट प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद ही रिजल्ट मिलता है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे कि हमें प्री बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट करना है, हमें फॉरेस्ट सर्वे करना है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्पीसीज टाइप कौन सी लगनी चाहिए, क्या उनका पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, कौन सी स्पीसीज डोमिनेंट है, कौन सी स्पीसीज रिसेसिव है, इन सब का स्टडी जो है एक बॉटनिस्ट करता है। सेम जो जूलॉजिस्ट होता है, जैसा फ्लोरा का असेसमेंट बॉटनिस्ट ने किया, वैसा फौना का असेसमेंट जूलॉजिस्ट करता है कि इस फॉरेस्ट में कौन से टाइप के बर्ड्स पाए जाते हैं, कौन से टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट टू असेस द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट। एंड जो साइट को हम रिस्टोर कर रहे हैं उसका प्री बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट हमें करना होता है कि वहां पे कौन सी स्पीसीज अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सी स्पीसीज का वहां पे स्कोप है, कोई ऐसी स्पेसिस तो नहीं है जो एलियन स्पेसिस है या नॉन नेटिव स्पेसिस है। देन उसके बाद सॉइल सॉइल स्टडी करना होता है, उसके लिए हमें सॉइल साइंटिस्ट लगते हैं कि उस जगह की सॉइल किस प्रकार की है, कौन सा रॉक वहां पे पाया जाता है, रॉक फॉर्मेशन क्या था, सॉइल फॉर्मेशन क्या था, सॉइल में कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट है, व्हाट इज द हेल्थ कंडीशन ऑफ दैट सॉइल। इस सब स्टडी करने के लिए हमें सॉइल साइंटिस्ट भी लगते हैं। सो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक अलग अलग सेक्टर के लिए हमें अलग अलग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और ये अलग अलग जो एक्सपर्ट होते हैं, अभी टेक्निकल लोग मिलना या फिर टेक्निकल लोगों को यहाँ पे ऑनबोर्ड करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग अभी जानते हैं कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी एग्जिस्ट करती है। एंड मुझे लगता है कि अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने ये भी देखा है कि ठीक है, अगर एक सेट टारगेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सो लोगों को ऐसा लगता है कि इसके सिवा कुछ भी नहीं है, या फिर कोई भी अभी करियर में ग्रोथ नहीं है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, बहुत सारी आगे चीजें होती है। बट अगर हम प्रॉपर लोगों को अवेयर करें, जैसे कि जिसलिए हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, सो अगर हम प्रॉपर लोगों को अवेयर करें तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, और हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करने के लिए, रिस्टोरेशन करने के लिए और अच्छे माइंड्स मिलेंगे, और डेडिकेटेड लोग मिलेंगे, और पैशनेट लोग मिलेंगे। सो इसी के लिए हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, सो हमने देखा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कंजर्वेशन फील्ड में। एंड अभी हम ये देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हो सकती है, हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कहाँ पे हमें जाके अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना पड़ेगा। सो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो मैं इन्वायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करना चाहूंगा, एनजीओ का। डेफिनेटली जैसा ग्रीन यात्रा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन के
के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है, अलग अलग इनोवेटिव मेथोडोलॉजी से हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। सो सबसे पहले इन्वायरमेंट एनजीओस की बात करते हैं। सो इन्वायरमेंट एनजीओस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एफर्ट, working on issues such as wildlife protection, habitat conservation, urban biodiversity conservation, local native species conservation, environmental education, and advocacy. So, Green Yatra mein we are not just doing tree plantation; we are planting trees with a scientific way and with the help of innovative methodology, just like we are using Miyawaki forest, conventional tree plantation, trained plantation, and some other innovative plantation methodology. As well as we are also working on a sustainability. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अवेयर टू पीपल की क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, हम क्लाइमेट इमिशन जो है, कार्बन इमिशन जो है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन कि ट्री प्लांटेशन प्लस सस्टेनेबिलिटी। सो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ एनजीओ हैज लॉट्स ऑफ वर्क। अगर आप नेट पे इंटरनेट पे सर्च करोगे कि ट्री प्लांटेशन करियर अपॉर्चुनिटीज और रिस्टोरेशन करियर अपॉर्चुनिटीज, तो आपको एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंटरनेट पे दिखेगी, क्योंकि लॉट्स ऑफ एनजीओज आर वर्किंग फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एनजीओज काम कर रहे हैं। सो एनजीओ एक अच्छा सेक्टर हो सकता है करियर ग्रोथ के लिए, बिकॉज मैं खुद एनजीओ में काम कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो करियर ट्रांजिशन था वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हुआ है। एंड मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है कि जहाँ पे हम अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, और एक सस्टेनेबल वे से जो हम चाहते हैं। मतलब सेटिस्फेक्शन तो हमें मिलेगा ही, जॉब सेटिस्फेक्शन जो हम कंजर्वेशन के बारे में सोचते हैं वो तो हम करेंगे ही, जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और एक अच्छा पे भी यहाँ पे मिलता है एनजीओ में। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस एनजीओ में जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हो, या फिर वो एनजीओ का काम करने का तरीका क्या है, या फिर कौन से लेवल पे वो काम करता है। बट करंटली बहुत सारी एनजीओ में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये एक सेक्टर हो सकता है कि जहाँ पे आप कंजर्वेशन के साथ जॉब को एंजॉय भी कर पाओगे और एक अच्छा खासा पैकेज भी आपको मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स, योर कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स एंड अदर थिंग्स आल्सो। देन सेकंड सेक्टर है रिसर्च इंस्टीट्यूट। Yeah. So research institute focusing on environmental science, ecology, biodiversity, and sustainable development often offer job opportunities for researchers, scientists, and technical involved in environmental research and monitoring। बहुत सारे अगर आप सर्च करोगे तो इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे बड़े नाम हैं कि जहाँ पे अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। वहाँ पे टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं, मोस्टली वो रिसर्च करके कुछ ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हमें देते हैं कि जो सॉल्यूशंस का यूज करके हम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कर पाए, रिस्टोरेशन कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उनकी वैकेंसीज फ्लोट की जाती है इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर में, उनकी वैकेंसीज आती है। अभी तो बहुत सारा जो वैकेंसीज होता है वो मोस्टली इंटरनेट पे ही आता है। सो अगर आप प्रॉपरली थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा सा सर्चिंग करोगे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रिसर्च फील्ड में भी बहुत ज्यादा डिमांड है यंग साइंटिस्ट लोगों की, टेक्निकल लोगों की और पैशनेट लोगों की, जिसपे अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च करके वो रिसर्च का जो आउटकम रहेगा उसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके रिस्टोर कर पाए। देन थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, कुछ परमानेंट बेस पे होती है। So mostly government departments and agencies are responsible for environmental protection, forestry, wildlife conservation, and natural resource management. Often have a job opening for position related policy formulation, some enforcement, some research, some framework, and some different types of work they have. So अगर हम थोड़ा सा प्रॉपरली रिसर्च करें तो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करने का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिल सकता है। वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती है। मोस्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा भी काम कर रहा है हमारे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। Yeah, so then third sector potential sector है environmental consultancy firm। अभी बहुत सारे लोग हैं कि जो मतलब फॉर प्रॉफिट कंपनी रन कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी फर्म मोस्टली प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग। दे ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। सो दिस इज आल्सो ग्रोइंग फील्ड कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप खुद की कंसल्टेंसी फर्म ये करना चाहते हो, एस्टैब्लिश करना चाहते हो, सो यू कैन आल्सो डू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको लगता है कि यस आई हैव पोटेंशियल एंड आई कैन वर्क एज अ इन्वायरमेंट कंसल्टेंट और मैं इन्वायरमेंट कंसल्टेंसी फर्म वहां पे डाल सकता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें भी बहुत स्कोप है। एंड ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी फर्म्स है वहां पे भी असेसमेंट के लिए और बहुत सारी वेरियस जॉब रोल के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होते रहती है।
देन नेक्स्ट सेक्टर है कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट है उसका ही एक पार्ट होता है। सो मोस्टली ये ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हैबिटेट रिस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है जस्ट लाइक कंजर्वेशनिस्ट, फील्ड बायोलॉजिस्ट, फील्ड बॉटनिस्ट, फील्ड जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर एंड कम्युनिटी आउटरीच स्पेशलिस्ट। तो ये भी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है कि अगर किसी को वाइल्ड लाइफ में, स्पेशली वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हो, तो वो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफर job opportunities for educators, researchers, scientists involved in environmental studies, ecology conservation, biology and related field। IITs जो होते हैं वहां पे भी बहुत सारे कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट चलते हैं। तो बहुत सारे एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे यंग माइंड्स की जरूरत है, पैशनेट लोग की जरूरत है कि जो प्रॉपर रिसर्च कर पाए, प्रॉपर सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन जनरेट कर पाए एज अ आउटपुट। तो वहां पे भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। मे बी आप में से कोई लोगों ने सुना होगा कि सीएसआर नाम का एक सेगमेंट होता है। सो मोस्ट ऑफ द सीएसआर कंपनी अभी ये करती है कि ट्री प्लांटेशन करती है। सो उनका प्लांटेशन होता है, काउंट होता है समटाइम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। सो इट्स डिपेंड कि वो कितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है। सो उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, उस इमिशन को कम करने के लिए या उस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए ट्री प्लांटेशन के प्रोजेक्ट किए जाते हैं। सो मोस्टली जो सीएसआर कंपनी में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज निकलती है, जिसको सीएसआर मैनेजर बोलते हैं, या फिर सीएसआर में अगर वो कुछ प्लांटेशन रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लांटेशन मैनेजर, हॉर्टिकल्चरल मैनेजर। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में सीएसआर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बॉटनिस्ट या फिर फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे करियर ग्रो करने के लिए। सो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इट्स वेरी ग्रोइंग, एंड अभी अगर आप देखोगे तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट की, जहाँ पे उनको सस्टेनेबिलिटी के लोग चाहिए, जहाँ पे उनको ट्री प्लांटेशन बैकग्राउंड वाले लोग चाहिए, बॉटनिस्ट चाहिए, जूलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि वो भी इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, बहुत सारा ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, और उनका जो कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्रयास जो है कॉर्पोरेट कंपनी कर रही है। सो यहाँ पे भी एक स्कोप अच्छा हो सकता है, मुझे लगता है। सो ये तो कुछ पोटेंशियल जॉब सेक्टर्स थे, बट इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको बस क्या करना है, हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज हमें है मिली है, जो है हमारा इंटरनेट। एक बहुत अच्छी पावर है हमारे पास। वो अगर हम इंटरनेट का प्रॉपर यूज करते हैं और थोड़ा सा सर्च करते हैं, थोड़ा सा डीप डाउन जाके सर्च करते हैं, तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आपको ट्रेडिशनल वे से ही करियर करना है, या फिर जो एक सेट बना हुआ है कि प्रोफेसर ही बनना है या फिर XYZ ही करना है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छा आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग के साथ आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। हम सबको पता है कि Naukri.com, इंडीड, ग्लासडोर, टाइम्स जॉब, ये जो जॉब सर्चिंग पोर्टल है, यहाँ पे जाके अगर हम वहाँ पे जो भी हमें जिस सेक्टर में हमें काम करना है अगर वो सर्च करते हैं, तो जो भी जॉब्स अवेलेबल है वो सारे जॉब्स हमें स्क्रीन पे दिखते हैं। उसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो एनजीओ सेक्टर में भी जो करियर अपॉर्चुनिटीज, आप एनजीओ के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी करियर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। जैसा कि ग्रीन यात्रा फ्रिक्वेंटली जो यंग माइंड्स है, जो पैशनेट लोग हैं, उनको हायर करता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे टीम में पैशनेट लोग आए, कंजर्वेशन डिस्ट्रक्शन के लिए काम करें, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, सस्टेनेबल इम्पैक्ट क्रिएट करें, जिसका बेनिफिट इन्वायरमेंट को मिले, सोसाइटी को मिले, लोगों को मिले, और एक नेचर कंजर्वेशन की तरफ हम एक अच्छे से काम कर पाए। सो ग्रीन यात्रा की वेबसाइट पे भी रेगुलरली जो भी जॉब्स होती है वो पोस्ट की जाती है, तो आप वहां पे जाके आप जॉब देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। टेराडो नाम की एक वेबसाइट है बहुत ही अच्छी, यहाँ पे भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। बाकी तो नौकरी, इंडीड वगैरह हम सबको पता ही है, ये एक कन्वेंशनल मेथड है कि जहाँ पे हम जॉब सर्च कर सकते हैं। एज पर माई पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता है कि लिंक्डइन का हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग अ न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज अभी लिंक्डइन पे आ रही है। लिंक्डइन पे बहुत सारी कंपनीज उनकी अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते हैं, वहां से लोग हायर किए जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने लिंक्डइन पे अकाउंट ओपन नहीं किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि लिंक्डइन पे अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। जिस सेक्टर में वो काम करना चाह रहे हैं, उस सेक्टर के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नाम उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, उन कंपनीज के साथ कनेक्ट होना चाहिए। वो कंपनीज हो या एनजीओ हो, क्या काम करती है, कैसे कैसे उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, क्या क्या पोस्ट करता है, उसका स्टडी करना चाहिए। और वहां पे भी एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वहां पे कनेक्ट होके आप एक अच्छा
जॉब लिंक्डइन से आपको मिल सकता है। अभी देखा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जॉब हायरिंग लिंक्डइन से की जा रही है, बहुत सारी जॉब्स लिंक्डइन से भी मिलती है। तो दीज आर सम वेबसाइट, इंपॉर्टेंट वेबसाइट जहाँ पे आप जाके जॉब सर्च कर सकते हो और आपको इस इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन रिलेटेड फील्ड में जॉब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। या सो कंक्लूजन पे आता है। सो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में या रिस्टोरेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हमने अभी तक देखी नहीं, जो हमने अभी तक सोची नहीं, या फिर जो हमें अभी तक पता नहीं है। तो द थिंग इज दैट कि हमें खुद को सेल्फ अवेयर करना होगा, थोड़ा सा इंटरनेट का यूज करके हमें वो अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना होगा, उस अपॉर्चुनिटीज को हमें ग्रैब करना होगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जस्ट लाइक रिस्टोरेशन इकोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिसी, रिसर्च, डेवलपमेंट, environment conservation, restoration, afforestation, reforestation, वाटर कंजर्वेशन, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें भी हम काम कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी हैव, एंड इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके हम एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं, और उसी के साथ इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कर सकते हैं। और जो सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है मोस्टली बॉटनी जूलॉजिस्ट लोगों का, जो एक एम होता है कि यस जो एजुकेशन हमने लिया है उस एजुकेशन का जो ऑन ग्राउंड अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए और इम्प्लीमेंट करके अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, तो वो एक बॉटनिस्ट के लिए या फिर एक इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए एक सेटिस्फैक्टरी पॉइंट होता है कि हाँ जो हमने एजुकेशन लिया है, जो हमने पढ़ाई की है, उसका हम प्रॉपर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करके उसका बेनिफिट हम सोसाइटी, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ब्रीफली सेशन कंडक्ट किया है। सेशन का एम बस इतना था कि थोड़ा सा ब्रीफ आपको आइडिया दे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। मे बी अगर इसमें और डीप डाउन जाने की जरूरत हो तो कुछ और सेशंस हम प्लान कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर एज पर द रिक्वायरमेंट। बट आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था अवेयरनेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। थैंक यू। थैंक यू।